इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एक्सक्रीशन वाला पूरा चैप्टर 100% एनसीईआरटी से कर लेने वाले, कुछ भी इस चैप्टर में छूटने वाला नहीं है। तो सुनना बात, एक्सक्रीशन में होता क्या है, हमारी बॉडी जो होती है, एनिमल्स की बॉडी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म के थ्रू या एक्सेस इंजेक्शन के चक्कर में बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस जैसे कि NaKCl, फॉस्फोर और सल्फेट, ये चीज़ें बनती हैं। तो इनको पार्शली या फिर टोटली हमारी बॉडी से निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। अच्छा, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अमोनिया निकालते हैं तो उनको अमोनोटैलिक, जो यूरिया निकालने वाले होते हैं उनको यूरिकोटैलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोल देते हैं। अच्छा, एक बात करें तो अमोनिया जो होती है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मैक्सिमम टॉक्सिक है इन तीनों में, तो इसलिए इसको रिलीज करने के लिए मैक्सिमम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। यूरिया जो होती है ये इससे कम टॉक्सिक होती है अमोनिया से, इसलिए इसको रिलीज करने के लिए अमोनिया से कम पानी की जरूरत होती है। वहीं अगर बात करें यूरिक एसिड जो होती है सबसे कम टॉक्सिक है इन तीनों में, तो इसलिए इसको रिलीज करने के लिए सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए पेस्ट के फॉर्मेट में या पैलेट के फॉर्मेट में रिलीज करते हैं। मतलब जहां पानी की कमी होती है वहां इस चीज को रिलीज करते हैं, जहां पानी बहुत ज्यादा है प्रेजेंट तो वो एनिमल्स इसको रिलीज करते हैं, क्योंकि भैया पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो पानी जहां होगा तभी तो ये चीज रिलीज कर पाएंगे अमोनिया। अच्छा, जो अमोनिया होता है इसकी डिफ्यूजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है, तो इसलिए ये बॉडी सरफेस से या फिर गिल्स के थ्रू, इस डिफ्यूजन के थ्रू अमोनियम का आयन के फॉर्मेट में बाहर आ जाता है। मतलब इसमें किडनी का कोई रोल नहीं है ऐसा खास। अच्छा भाई, यूरिया बात करें तो हमारे लोगों की बॉडी में भी क्या बनता है भाई, अमोनिया ही बनता है, लेकिन अमोनिया बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए इसको पूरी बॉडी में टहलाना अच्छा नहीं है, तो इसको तुरंत ही लीवर के थ्रू क्या करते हैं, यूरिया में बदल देते हैं अमोनिया को, और यूरिया को जो है किडनी के थ्रू बाद में क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और ये पैलेट के फॉर्मेट में चीज़ों को रिलाते हैं। अच्छा, अमोनोटैलिक कौन से हैं, अमोनिया कौन रिलीज करते हैं, यूरिया कौन निकलते हैं, तो वो एनिमल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया वो निकालेंगे जो पानी में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर में फिशेस प्रेजेंट है वो क्या निकालेंगे अमोनिया, जो मैराइन वाटर में वो नहीं। क्यों भाई, मैराइन वाटर में तो थोड़ा सा भाई कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए मैराइन वाटर वाले तो यूरिया ही निकालती हैं फिशेस। लेकिन ये कौन भैया, जो पानी में जो भैया फ्रेश वाटर में वो सब क्या निकालेंगे, यही जैसे बोनी फिशेस हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, ये सब क्या निकालेंगे भैया, तो अमोनिया रिलीज करते हैं। वहीं अगर बात करें मेमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस जमीन पे आ जाएंगे तो वो क्या निकालेंगे भैया, यूरिया निकालेंगे, और मैराइन वाली जो है फिशेस भी। वहीं अगर बात करें यूरिक एसिड तो अपन लोगों को पता ही, पहले रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों क्या निकालते हैं भैया, यूरिक एसिड निकालते हैं। इसके अलावा लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट भी क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। क्या इतनी बात समझ आती है। अगर आगे हम लोग बात करें तो इन चीज़ों को एक्सक्रीट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सेफेलोपोड, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैमसेल्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, एम्फिओक्सिस, सम एनालिट्स में प्रेजेंट होता है क्या भैया, प्रोटोनेफ्रिडिया। अच्छा, अब जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एग्जांपल दे रखा है प्लेनेरिया यहाँ पे। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया का इसका प्राइमरी फंक्शन पता क्या होता है, वॉल्यूम रेगुलेशन, इट मींस ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। वहीं अगर बात करें नेफ्रिडिया की, तो नेफ्रिडिया पाया जाता है एनालिट्स में, ऑर्थोवॉर्म्स में, ये भी बाई नाइट्रोजनस बेस्ड को रिमूव करने के साथ साथ ये फ्लूइड एंड ऑस्मोटिक आयनिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। वही बात करें मेलपिगन टिब्यूस, तो ये मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में पाया जाता है और कॉकरोच में पाया जाता है, ये भी अपने अंदर जो है मेंटेन करता है क्या भैया, ऑस्मो रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन भैया, मेलपिगन टिब्यूस, किसमें, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स और कॉकरोच में पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड से एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन गैस क्रेस्टेशियन में, तो ग्रीन देखो ऐसा जी बनाओ तो ग्रीन में अगर जी ऐसे बनाओ और क्रेस्टेशियन का CR लिखो तो ऐसे ही लिखोगे, तो ग्रीन ग्लैंड किसमें भाई, क्रेस्टेशियंस या प्राउन में पाई जाती है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड्स। और किडनी जो वो ऑल वर्टिब्रेट्स में क्या प्रेजेंट रहती है भैया, किडनी प्रेजेंट रहती है। क्या इतनी बात समझ आती है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो किडनी की बात करें तो अपने जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है भाई वर्टिब्रेट्स में आता है, तो अपने अंदर क्या भैया, किडनी प्रेजेंट होगी। तो एक पेयर हमारे अंदर भैया यूरेटर, एक पेयर किडनी, और एक पेयर एक यूरिनरी ब्लैडर, एक और एक ही यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। अच्छा भाई, अगर बात करें किडनी के साइज शेप की, तो किडनी जो होता है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5-7 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे होती है, और वेट इसकी बात करें तो 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। वहीं अगर किडनी की आगे बात करें हम लोग तो सुना बात को, जो किडनी होते हैं ये अपने डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा भैया, अब किडनी में एक नॉच होती है, ये नॉच मतलब कि मतलब गड्ढा सा है, सी शेप्ड है, तो मतलब कि कॉनकेव नॉच बोलिए, तो इसी से ही जो है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, जो भी वेन और आर्टरी आएंगी वो इसी से आएंगी। अच्छा, अब इसको यहाँ दिखा दिया कि भैया ये डॉर्सल ऑल्टा दे रखी, डॉर्सल ऑल्टा ही तो भाई ब्लड यहाँ लेके आएगी, अब लेके आएगी उसी से ये एक और फर्दर आर्टरी निकलेगी तो उसको बोल दिया रीनल आर्टरी। वहीं यहाँ से लेके कौन जाएगा, तो भाई रीनल वेन लेके जाएगी, और वो जुड़ेगी किस में जाके, तो भाई इंफीरियर वेना केवा में जुड़ेगी जाके। अच्छा, इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, किडनी की बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो T12 से L3 के बीच में प्रेजेंट है। T12 मतलब कि जो ये वर्टिब्रेस है T12 से L3 के बीच में प्रेजेंट होती है। ये बीन शेप्ड होती है, और ये बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये डॉर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में पीछे साइड, मतलब आगे साइड नहीं है, पीछे साइड होती है, बैक साइड में होती है, इतनी बस आती है। वहीं अगर बात करें तो अब जो किडनी होती है, किडनी में जो बाहर वाला रीजन होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को बोलते हैं मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स जो होता है ये पैल्विस रीजन में, एक फनल शेप्ड रीजन में
मिडलरी प्रॉमिट्स कैलिक्स के थ्रू खुलते हैं, उनको फनल शेप को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। अभी आगे तुरंत ही देखने वाले हैं जस्ट नाउ। उसके बाद बात करें जो नॉच है वो कैसी है भैया, इनर कॉन्केव सरफेस में भैया कैसी नॉच है, तो बात करें तो कॉन्केव जैसी नॉच है, कॉन्केव नॉच है, कॉन्केव सरफेस जैसी नॉच होती है। इसको हाइलम बोलते हैं। इसी से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व इंटर्स करती है किसमें भैया, किडनी के अंदर। अच्छा, जो किडनी से जो पाइप से निकलती है उनको क्या बोलती है, यूरेटर बोल दिया। अब ये यूरेटर कहाँ मिलती है, जाके यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं। किसको भैया, यूरिन को बाहर रिलीज कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ आती नहीं आती है। अब किडनी का थोड़ा सा डाइसेक्शन देख लेते हैं कैसा है। देखो भाई, अगर हम बात करें किडनी में तो होता क्या है, रिमोट इधर रखा है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर बाहर क्या होता है, तो अगर बात करें बाहर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर वाले को क्या बोलते हैं भैया, मेडुलरी पिरामिड बोल देते हैं। अच्छा भाई, कॉर्टेक्स रीजन और इसकी किडनी की कवरिंग होती है, जो आउटर लेयर होती है टफ होती है, कैप्सुलेटेड होती है, ये क्या होती है भाई, रीनल कैप्सूल बोल देते हैं। आउटर कॉर्टेक्स और इनर क्या हो गया, मेडुलर। और मेडुला में क्या रीजन है, मेडुला में पिरामिड से बने हुए हैं। इन्हीं में ही इनकी एक सिंगल यूनिट जो नेफ्रॉन होती है वो प्रेजेंट होती है। ऐसे देखो नेफ्रॉन, ये पाइप से दिख रही है ना, ये नेफ्रॉन्स हैं। अब ये नेफ्रॉन, कई सारी नेफ्रॉन जो होती है कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, और कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या भाई, कैलिक्स रीजन में खुलती है। और ये कई कैलिक्स कहाँ खुलते हैं, तो पेल्विस रीजन में। ये पेल्विस रीजन से फिर यूरेटर से होता है वो बाहर निकल जाता है। यही ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी दिखाई गया है, और रीनल पेल्विस दिखाया गया। रीनल पेल्विस यही जो फनल शेप, ब्रॉड फनल शेप होगी, यूरेटर दिखाया गया। ये कैलिक्स रीजन जो मतलब कि जहाँ पे प्रोजेक्टेड भाई, ये मेडुलरी पिरामिड जहाँ खुल रहा है, कहाँ भैया, कैलिक्स रीजन में। अच्छा, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये थोड़ा मेडुलरी रीजन में घुसा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टन या रीनल कॉलम बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर किडनी की आगे फर्दर बात करें तो सुनना बात को, किडनी में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। किडनी मेनली इसकी प्राइमरी यूनिट क्या है भाई, नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है लगभग एक किडनी में, जो क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है। अच्छा, नेफ्रॉन होता क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, नेफ्रॉन बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा, आगे अगर बात करें हम लोग तो सुना बात को, किडनी की फर्दर दो पार्ट है अभी बताया, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर क्या होता है, मेडुला होता है। जो मेडुला होता है वो डिवाइड किस में होता है भाई, मेडुलरी पिरामिड्स में डिवाइड होता है। जो प्रोजेक्ट होता है कैलिक्स में, कैलिक्स किस में खुलते हैं भाई, पेल्विस रीजन में खुल जाते हैं। अब अगर वही बात करें नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के भी फर्दर दो पार्ट है। क्या क्या भैया, एक तो ग्लोमेरुलस, एक रीनल ट्यूबुल्स पार्ट होता है। अब ग्लोमेरुलस और ट्यूबुल क्या, सुना बात को, अगर नेफ्रॉन के ऊपर ध्यान से देखें तो नेफ्रॉन में क्या दिखता है अपन को, नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर कैसे होता है कि ब्लड की कैपिलरी ऐसे आर्टरी आती है, एक आर्टरी आती है, यहाँ पर गुच्छा से बन जाता है, और ये फिर पतली होकर बाहर निकलती है। तो आने वाली को बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जाने वाले को अपन बोल देते हैं इफरेंट आर्टरियोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, इफरेंट आर्टरियोल बोल देते हैं। अच्छा भैया, तो आने वाले में जो है ये थोड़ा सा मोटा पाइप है, तो मोटा मतलब ज़्यादा ब्लड आएगा, और इधर से कम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेशर। इस प्रेशर के चक्कर में यहाँ से जो होता है ब्लड का कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो इधर आ जाते हैं। क्या आते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और इधर आते हैं, अब इधर क्या आता है, बहुत सारे कंपोनेंट आता है, मतलब कि लगभग 180 लीटर फिल्टर इधर आता है। तो दिन भर में तो 180 लीटर तो लोग टॉयलेट जाते नहीं है, तो होता क्या है, इसमें से 99% जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा भाई, ग्लोमेरुलस क्या है, ये टफ्स ऑफ कैपिलरी, कई सारी कैपिलरीज यहाँ पे मिल गई, तो उसको बोल दिया भैया ग्लोमेरुलस बोल दिया। अब ये कहाँ खुलती है, तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको बॉवन कैप्सूल बोलते हैं। डबल बॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोल दिया भाई, बॉवन कैप्सूल बोल देते हैं। अच्छा भाई, आगे अगर बात करें तो ये बॉवन कैप्सूल फर्दर आगे ट्यूबुल सा बनाता है, जिसको भाई कन्वोल्यूटेड होता है, बहुत सारे कन्वोल्यूटेड, उसको बोलते हैं प्रोक्साइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रोक्साइमल पहले वाली, अब बाद में एक बार और ऐसे कन्वोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इनके दोनों के बीच में, प्रोक्साइमल और पीसीटी और डीसीटी के बीच में क्या होता है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर सी होती है, इसी की ही मतलब यही आगे ट्यूब आगे फर्दर बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हैनले लूप, जो कि हेयर पिन जैसा होता है, यू शेप्ड है ना, हेयर पिन जैसा, ऐसा हेयर पिन ऐसा यहाँ लगाते हैं बाल में ऐसा करके, चोटी वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, नीचे आने वाली पाइप को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ऊपर चढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अच्छा, जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये वाली आर्टरियोल, ये बाद में देखो थोड़ी सी एक आर्टरी जो है निकल के ये इसके साथ साथ चल रही है, इसके साथ साथ चल रही है हेनले लूप के, इसको बोल देते हैं अपन लोग वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं भैया, वासा रेक्टा। ये क्या है भैया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत कम पाई जाती है। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन बहुत कम होती है, क्यों भैया, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो यही नहीं होता है भैया, हेनले लूप ही नहीं होता, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हेनले लूप नहीं होता, इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत कम पाई जाती है। वहीं अगर बात करें कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, इसी में ही कई सारी डीसीटी खुलती है आके, कई सारी डीसीटी कहाँ खुलती है, तो कलेक्टिंग डक्ट में, और कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बनता थी भैया, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है, तो कैलिक्स रीजन में खुल जाती हैं। अच्छा, अगर अब हम लोग इसमें अगर टिश्यू लेवल की बात करें, किस तरीके के टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, तो अगर बात करें बॉवन्स कैप्सूल में, और तुम्हारा जो ये है हेनले लूप, इसमें स्क्वामस एंडोथेलियम प्रेजेंट रहता है, स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, और दोनों ट्यूबुल्स पे पीसीटी और डीसीटी में क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट रहती है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए यहाँ कैसी होती है भैया, ब्रश बॉर्डर शेप्ड होती हैं। अब अगर हम बात करें जो ऊपर का कैप्सूल है उसको थोड़ा सा डिटेल में, तो जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस हो गया, एफरेंट आर्टरियोल ये हो गई, इफरेंट ये हो गई, तो एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल यहाँ कैपिलरीज का टफ्स बना रहा है, उसको बोलते हैं बॉवन कैप्सूल। और ये कप क्या है भैया, ग्लोमेरुलस, एक ग्लोमेरुलस कप, बॉवन्स कैप्सूल ये हो गया, और ये ग्लोमेरुलस, दोनों मिलकर इनको दोनों क्या बोल देते हैं, मैल्पिगियन बॉडी, या फिर भैया
रीनल कॉर्पसल्स बोल देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, पीसीटी स्टार्ट होता है, पीसीटी प्रोक्सिमल कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, बॉवन कैप्सूल से तो स्टार्ट हो रहा है। अब यहीं पर क्या होता है, मेलपिगियन बॉडी जो यहीं पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आता है वो थोड़ा सा कहाँ आ जाता है भैया, इस बॉवन कैप्सूल में आता है, और बॉवन कैप्सूल में 180 लीटर पर डे आता है। तो भैया 180 लीटर तो अपन लोग टॉयलेट जाते नहीं है, तो 1.1 से 1.5 लीटर पर डे जाते हैं, तो मतलब कि 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इन्हीं ट्यूब्स में। अब वो देखेंगे कैसे होता है। पहले तो अपन जान लेते हैं कि नेफ्रॉन्स दो तरीके की कौन कौन सी हैं। सुनना बात को, यहाँ कुछ लिख क्या वो लाइन पढ़ देते हैं। efferent arterioles emerge from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubules called the peritubular capillaries. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle loop form U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent in highly reduced cortical nephron में। क्यों भैया, वहाँ तो जब cortical, वहाँ जब U-shaped Henle loop ही नहीं है cortical nephron में, तो क्या कहाँ ही से vasa recta होगी। वही बात यहाँ लिख दी दोबारा से, vasa recta क्या होती है। अच्छा, नेफ्रॉन के पार्ट की बात करें, नेफ्रॉन में कॉर्टेक्स रीजन में पीसीटी, डीसीटी और मेलपिगियन बॉडी होती है, और वहीं अगर बात करें मेडुलर रीजन में तो हेनेले लूप होता है। जो अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीनों चीजें क्या होती है, ऊपर वाली जो ये तीनों चीजें हैं, पीसीटी, डीसीटी और ये तीनों चीजें बाहर प्रेजेंट है कॉर्टिकस रीजन में, ये जो है मेडुलर रीजन में प्रेजेंट रहता है। कौन भैया, अगर बात करें तो तुम्हारा हेनेले लूप, और एक तरीके से कहाँ प्रेजेंट रहता है हेनेले लूप तुम्हारा, तो मेडुलर रीजन में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एक तरीके से हेनेले लूप नहीं है, तभी तो उनको कॉर्टिकल बोल दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें कहाँ है भैया, कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। मोस्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, तो उनमें हेनेले लूप कैसा होता है, छोटा होता है। अच्छा, या फिर एब्सेंट ही हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब मेडुलर रीजन में ज़्यादा पोर्शन है, तो मेडुलर पोर्शन में क्या होता है, नेफ्रॉन, तो इनका हेनेले लूप बहुत लंबा होता है। तो कुछ में क्या होता है, हेनेले लूप बहुत लंबा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल वाले में नेफ्रॉन ही नहीं है, जब वो हेनेले लूप ही नहीं है, तो वहाँ वासा रेक्टा कहीं होगी। अच्छा भाई, इतनी इसके आगे अगर बात करें हम लोग, तो सुनना बात को, अब फिल्ट्रेशन होता कैसे है। तो फिल्ट्रेशन होने के लिए होता क्या है, जो हार्ट से लगभग 5 लीटर ब्लड पर मिनट निकल रहा है, उनमें से लगभग 1/5 ब्लड जो है, 1/5 ब्लड लगभग 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड जो होता है, वो किडनी के पास आ जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू। अब किडनी के पास जब भी ब्लड आता है, तो इनका क्या होता है भैया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। इनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दिया, तो इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसी ब्लड का होगा। अब होता क्या है, जो ब्लड यहाँ आता है 1100-1200 ml, उनमें से कुछ ब्लड जो होता है वो इधर जब जाते टाइम यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वामस सेल्स हैं, एंडोथीलियम्स ऑफ ग्लोमेरुलस, और उसके बीच में क्या है भाई, ये जगह कौन सी हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये एपिथेलियम ऑफ बॉवेल्स कैप्सूल, उसमें पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। ऐसे ही वहाँ देखा था अपन लोगों ने, कहा जब लंग्स में एल्वियोलाई में, तो वहाँ भी अपना डिफ्यूजन होता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड जो है, ब्लड का मोस्ट ऑफ कंपोनेंट इधर आ जाता है। अच्छा, क्या क्या नहीं आता है, तो प्लाज्मा के प्रोटीन और ब्लड कॉर्पसल्स नहीं आते। ब्लड कॉर्पसल्स नहीं आते, 45% तो ब्लड कॉर्पसल्स नहीं आते हैं, यहाँ पर लोगों ने सर्कुलेशन वाइज पढ़ा था। और इसके अलावा प्लाज्मा में से प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो नहीं आता, बाकी प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ कंटेंट यहाँ आ जाता है। मतलब 125 ml पर मिनट इधर आता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 180 लीटर पर डे होता है, लेकिन अपन लोग यूरिन तो सिर्फ 1.5 लीटर पर डे करते हैं, तो मतलब कि 99% जो हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सेल्स प्रेजेंट है, तो पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब भैया इतना सारा आ गया, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा, तो मोस्ट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ तो यही एब्जॉर्ब होता है, वो भी एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। कहाँ भैया, पीसीटी में ही। और लगभग 70 से 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन भी पीसीटी में ही हो जाता है। और ये तीन चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ कैसे होते हैं भैया, एक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं। क्या इतनी बात समझ आ रही है, कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये पैसिवली होते हैं। एक्टिव कौन कौन है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+, तो यही बात ये, लेकिन नाइट्रोजनस बेस्ड भी कैसे होता है भैया, पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है। रिएब्जॉर्प्शन वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द वाटर, तो शुरुआती रीजन में मतलब पीसीटी में ही क्या हो गया भैया, एब्जॉर्ब हो गया। अब होता क्या, अगर कभी कभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल कौन करता है, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, सुनना बात को, जहाँ पे डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल, जो एफरेंट आर्टियोल की जो वेन थी, वो जहाँ पर मिलती है जाके, आर्टियोल जहाँ मिलती है, उस पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट को ही अपन लोग, कुछ सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को, कुछ कलेक्शन जो सेल्स होता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो उस सेलुलर मॉडिफिकेशन को स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर प्रोटीन। मतलब जहाँ पे भाई डीसीटी और जो तुम्हारा एफरेंट आर्टियोल है, वो दोनों मिलते हैं जहाँ पर, तो वहीं पर क्या हो जाता है भैया, क्या बन जाता है,
कुछ मॉडिफिकेशन स्पेशल सेल्स का हो जाता है, सेंसिटिव सेलुलर मॉडिफिकेशन, उसी को बोलते हैं जक्स्टाग्लुमेरुलर एपरेटस। ये क्या करता है, जैसे जीएफआर कम हुआ तो ये एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव होकर रेनिन रिलीज करने लगता है। रेनिन रिलीज होता है तो रेनिन जीएफआर को बढ़ा देता है। अभी आगे देखेंगे कैसे बढ़ा देता है। तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो जीएफआर क्या हो जाता है, बढ़ जाया करता है। वहीं अगर आगे बढ़े तो कहाँ पर क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ कितना हो रहा है, तो सुनना बात को। अगर हम यहाँ देखें तो H+NH3 और K+, H+NH3 और K+, ये तीनों चीज़ें कहाँ भैया, चाहे पीसीटी हो चाहे डीसीटी, दोनों जगह क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, सीक्रेट हो रही है। किसमें भैया, तो तुम्हारे ट्यूबुलर बार पार्ट में रिलीज हो जा रही है। वहीं ये ऐसे करके एक पाइप बना हुआ है, पाइप मतलब कि ये भैया तुम्हारी बनी हुई कैपिलरी, ठीक है, जो साथ साथ चल रही है वासारेक्टा तरीके से। तो पीसीटी से जो चीज़ सीक्रेट हुई है, इधर भी सीक्रेट, ये भी तुम्हारा ब्लड कैपिलरी है, इससे उसमें छोड़ दिया गया जो गंदा था, और जो अच्छा था उसमें से उठा लिया गया। जैसे कि कौन कौन चीज़ें उठाएगी, जैसे कि अगर बात करें NaCl H2O और SCO3-, NaCl H2O और SCO3-, ये तो दोनों जगह उठाई गई हैं। लेकिन यहाँ पीसीटी में न्यूट्रिएंट्स और K+ एक्स्ट्रा उठाए गए हैं। भाई ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा उठाई गई, बाकी दोनों चीज़ें तो दोनों जगह सेम उठाई गई हैं, दोनों चीज़ें सेम ही सीक्रेट गई है। H+, K+, NH3, NaCl H2O और SCO3- तो दोनों जगह ही एब्जॉर्ब करे गए हैं, और K+ और न्यूट्रिएंट्स को पीसीटी में एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब किया गया है। अच्छा भाई, H+ और SCO3- को अपन पीएच बैलेंस और आयन बैलेंस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा भाई, अगर बात करें कॉर्टेक्स रीजन, ये ऊपर वाला क्या भैया, देखो यहाँ लाइन से ऊपर वाला क्या रीजन, कॉर्टेक्स रीजन हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया भैया, तो मेडुलरी रीजन हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो मेडुलरी रीजन में भैया ये क्या प्रेजेंट है, यू शेप्ड क्या प्रेजेंट है भैया, हेनले लूप। तो हेनले लूप का जो डिसेंडिंग वाला है ये वाटर के लिए परमिएबल है, जो असेंडिंग वाला है वो NaCl के लिए। तो ये वाटर के लिए परमिएबल है, NaCl के लिए परमिएबल है, ये NaCl के लिए परमिएबल है और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इतनी बात सुना रही नहीं है, ये वाटर के लिए परमिएबल, ये NaCl के लिए, इतनी बात जान लो, उसका उल्टा कर दो उन्होंने, ठीक है। तो इम्परवियस फॉर इलेक्ट्रोलाइट NaCl के लिए क्या होता है, इम्परवियस होता है। इतनी बात सुना रही नहीं आ रही, होता क्या है। तो अब पानी कैसे निकलेगा, कैसे बढ़ेगा, वो भी आगे बताएंगे। तो यहाँ NaCl निकल जाता है। अब कुछ यूरिया कभी कभी क्या होता है भैया, यहाँ निकाल दी जाती है, ये यूरिया मेडुलरी पिरामिड्स में निकाल देते कौन भैया, ये कलेक्टिंग रेट, और इसको बाद में पहले एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ये जो तुम्हारा हेनले लूप है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा, वहीं अगर थोड़ी सी बात और करें कि भैया जो H2O और H+ है, H2O को अपन लोग यहाँ DCT से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, जैसे कि जब ज़्यादा मूत्र निकलने लग जाए तो तुम्हें क्या होगा भाई, यहाँ से H2O को एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। अगर वहीं अगर बात करें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, मिनिमम असेंडिंग वाले जो चढ़ रही है ना, इस वाले में क्या होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। वहीं ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, तो मेडुलर रीजन में ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। कैसे होता है तो उसको भी दिखाते हैं लोग, ऐसे होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। सुना बात को, होता क्या है, जो भी तुम्हारे अंदर भाई एफरेंट से आ रहा है, इफरेंट से जा रहा है, फिर यहाँ से ब्लड ये थोड़ा बहुत इधर आ गया भैया, इधर आ गया। अब यही ब्लड जब अंदर जाता है, नीचे जाता है, ये ऊपर आता है, तो नीचे जाते टाइम होता है कि इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है, कि ये थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाता है। तो ऊपर 300 मिली ऑस्मोल से स्टार्ट हुआ, नीचे आते थे 1200 मिली ऑस्मोल आता है, 300, 400, फिर यहाँ 600, फिर यहाँ 800, फिर यहाँ 1000 और 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक की ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है। ये कैसे होता है, मतलब कि गाढ़ा कैसे होगा भाई, या तो फिर पतली चीज़ को निकाल दो, या फिर कोई गाढ़ी चीज़ मिला दो, तो क्या हो जाएगा भाई, चीज़ पतली हो जाएगी। तो अगर इसमें क्या कर रहे हैं, हम पानी को निकाल देते हैं। पानी को अगर निकाल देंगे किसी चीज़ में से, अगर पानी को सुखा दो तो क्या हो जाएगा भाई, वो चीज़ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो यहाँ वाटर को अपन निकालते हैं नीचे तक, और फिर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ NaCl को निकालते हैं। अच्छा, NaCl को अगर निकाल देंगे किसी चीज़ में से, आयंस को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भैया वो चीज़ कैसी हो जाएगी, मतलब डाइल्यूट हो जाएगी। तो ऊपर जाते जाते अपने आप ही कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो हमें निकालना है, अब कब क्या निकालना है वो अपने आप समझो। ऊपर साइड हमको प्रेशर क्या रखना है, ऊपर कंसंट्रेशन कम रखनी है, नीचे साइड गाढ़ा ज़्यादा रखना है। तो ऊपर कैसे कम रख सकते हैं, तो ऊपर H2 निकालते हैं, तो यहाँ तक बढ़ गया। और जब ऊपर चढ़ रहा है यहाँ से भाई फिल्ट्रेट, तो हम क्या करें, तो NaCl को निकाल दिया, यहाँ पे NaCl को निकाल दिया, तो क्या होगा भाई, अपने आप ही पतला होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। इस बात को थोड़ा सा लाइनों में लिखा है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कहाँ होती है, तो अपने भाई ऊपर बिल्कुल कॉर्टेक्स में। तो फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल इन कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला में बढ़ता चला जाता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाई NaCl एंड यूरिया से बनता है। किससे बनता है, NaCl और यूरिया से बनता है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ, भाई असेंडिंग वाले से सिर्फ हो सकता है, तो ट्रांसपोर्ट किससे होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सजर्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। ये बाद में अभी दिखाएंगे भाई, काउंटर करंट इसलिए बोलते हैं। ये ऐसे ही हेनले लूप, तुम्हारा हेनले लूप हो गया, उसी के ऊपर साथ साथ में क्या चलता है, वासा रेक्टा। तो इससे जो भी चीज़ें इधर चली जाती हैं और जो गंदा बंदा इधर चल जाता है। वही बात यहाँ लिखी है कि यहाँ से जो चीज़ें असेंडिंग वाले से NaCl निकला है, यही NaCl इसमें घुस जाता है, ठीक है भाई। तो वही लिखा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच एक्साइटेड विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा वाले में क्या होता है, घुस जाता है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। जब असेंडिंग पोर्शन में वासा रेक्टा से फिर NaCl को बाहर निकाल देते हैं ये लोग, ठीक है। Similarly, small amount of urea entered in the thin segment of the ascending limb of Henle loop, which is transported back to the interstitial by collecting tubule। ये बात देखो यहाँ दिख रहा है अपन को, देखो
अब यहाँ देखो यही बात दिख रहा है ना कि यहाँ से इसने यूरिया को उठाया और उस यूरिया को बाद में लाके यहाँ से DCT से वापस कर दिया। वही बात यहाँ लिखी कि इसने NaCl को यहाँ निकाला, उसी NaCl को डिसेंडिंग वाले ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इसने एब्जॉर्ब किया तो इसने बाद में इसको लौटा कहाँ दिया, मेडुला में, तो यहीं पर लौटा दिया कि किसने भाई, असेंडिंग वाले ने। इसका डिसेंडिंग है ये, क्योंकि इसमें उल्टा ब्लड फ्लो है। इसमें ब्लड फ्लो देखो इधर से इधर जा रहा है, वहीं इसमें देखो तो ऐसा जा रहा है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं भैया, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल देते हैं। अच्छा, तो यही बातें यहाँ लिख रखी हैं सारी, देख लो एक बार, पढ़ देते पूरा। तो ये क्या, इफरेंट आर्टरियोल, ई एफरेंट आर्टरियोल हो गया। ये क्या हो गया भाई, बॉवेंस कैप्सूल हो गया। ये ग्लोमेरुलस दिखाया गया है। अच्छा भाई, वहीं अगर बात करें तो 300 मिलीऑस्मोल ऊपर, फिर 600, फिर बढ़ता जाता है 1200 तक बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ देखो भाई, ये तो NaCl और वाटर को तो निकाल ही सकता है। इसके अलावा ये देखो वाटर को निकाला इसने, और फिर इसने क्या निकाला भाई, NaCl को निकालता चला गया। ओके भाई, इतनी बात हमारे नहीं आ रही है। अच्छा, जो NaCl इसने निकाला उसको इसने अब्जॉर्व कर लिया, बाद में इसने कहाँ पे लौटा दिया, कि देखो यहाँ पे इसको लौटा दिया है, असेंडिंग वाले ने लौटा दिया, डिसेंडिंग वाले ने ले लिया। यहाँ इसके असेंडिंग वाले ने निकाला था, ठीक है भाई, समझ आ गया। वही थोड़ी सी यूरिया जो होती है एक तरीके से इन्यूकुलम के तरीके से इसको जो है अब्जॉर्व कर लेता है, और वही यूरिया बाद में वापस आ जाती है इसमें, किसमें भाई, इसके उसमें वापस आ जाती है। अच्छा भाई, ठीक है, इतनी बात हमारी नहीं आ रही है। वही अगर अपन आगे बात करें तो भाई ये क्या हो गया, आउटर मेडुलरा हो गया, ये क्या हो गया, इनर मेडुलर सिस्टम हो जाता है। अगर आगे बात करें हम लोग तो अपोजिट ब्लड फ्लो ऑफ टू लिम्स ऑफ हेनले लूप्स एंड वासा रेक्टा, यही क्या होती है भाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ह्यूमन की किडनी जो होती है प्रोड्यूस करती है यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड दैन द इंटरस्टिशियल फॉल्ड। तो ह्यूमन किडनी कितनी लगभग इनिशियल फिल्ट्रेट से कितना कंसंट्रेट कर सकती है, लगभग 4 टाइम्स कंसंट्रेट कर सकती है। अच्छा, अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन कैसे रेगुलेट कैसे होते हैं, इस बात को अपन लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिन ज़्यादा निकलने लग जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस का न्यूरो हाइपोफिसिस वाला रीजन है, इससे ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होगा, जो क्या करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट से या DCT से, कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT से क्या करेगा, H2 को ऑब्जर्व कर लेगा, तो अपने आप ही भाई यूरिन कम निकलने जाएगी। इसके अलावा इसका एक काम और कर सकता है, ये किडनी पे एक कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट भी दिखा सकता है ब्लड वेसल्स पे, और इससे बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, GFR जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, बाहर जाओ, ये बाहर जाओ भाई, इससे क्या होगा भाई, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि भैया GFR एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, वही अगर बात करें हम, GFR रेट अगर डिक्रीज होती है तो JG सेल एक्टिव हो जाती हैं। क्या है, मेरी भांजी है वो, मामा करके पता नहीं क्या है उसको, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर बाई चांस कम होती तो मैं तुम्हें बताया JG सेल्स क्या होती है भाई, एक्टिव हो जाती हैं। JG सेल एक्टिव होती है जिससे भैया रेनिन निकलता है, और रेनिन ब्लड में आ जाता है भाई। अब ब्लड में आके रेनिन करता क्या, तो ये एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है रेनिन इसको एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन 2 जो होता है ये वैसोकंस्ट्रक्टर होता है, जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर बाई चांस क्या हो, वैसोकंस्ट्रक्टर है, अभी एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वर्क करता है कोर्टिकल रीजन पे, जिससे कि भैया क्या होता है, ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है, तो देखना भाई, ये डिसॉल्व कर लेता है नंबर ऑफ H2O को, जो है H2 और Na+ को ऑब्जर्व कर लेता है भाई, कहाँ से, DCT से, जिससे क्या होता है भाई, बीपी इंक्रीज होता है। ये डिसॉल्व करता है क्या, Na+ को, तो जिसके पीछे पीछे वाटर आ जाता है कहाँ, DCT से, और इससे बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो भैया ये एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है, तो वैसोकंस्ट्रक्टर तो डायरेक्ट बीपी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये वर्क करता है कोर्टिकल रीजन पे, जो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है। एल्डोस्टेरोन जो है Na+ एंड वाटर को DCT से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि बीपी बढ़ जाता है। वहीं अगर बात करें बीपी, ये सब तो क्या कर रहे हैं, बीपी को बढ़ा रहे हैं। बीपी को कम भी कौन करता है, बीपी हार्ट को पसंद नहीं है। अगर बीपी ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट वाला क्या करता है, हार्ट अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए तो आर्टरिया जो होते हैं ANF रिलीज करते हैं। ANF क्या होता है, ये वैसोडायलेटर होता है, जिससे कि बीपी कम हो जाता है। इतनी बात आती है, इससे बीपी तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। आगे अगर अपन बात करें मैच्योरेशन की, तो होता क्या है, अपनी बॉडी जो होती है वो लगभग 1.1 से 1.5 लीटर जो है पर डे यूरिन को सीक्रेट करती है पर डे। अच्छा, ये येलो कलर का होता है और इसका पीएच जो होता है भैया एसिडिक पीएच होता है, 6 होता है। लगभग कितना होता है भैया, 6 पीएच होता है। अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो हम लोग 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं पर डे। वहीं अगर बात करें तो इससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोस, जैसे कि भैया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई दिक्कत चल रही है या फिर कोई किडनी में फॉल फंक्शनिंग हो गई। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोसुरिया बताता है, कीटोन बॉडीज तो कीटोसुरिया, कीटोन्यूरिया। और अगर बात करें यूरिन आर इनएक्टिवेट ऑफ इंडिकेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस का भी है। अच्छा, वहीं अगर बात करें और भी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से अगर बात करें हम लोग, तो कौन कौन ऑर्गन्स जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लंग्स, लंग्स क्या होता है, रिमूव करता है क्या भैया, CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट।
एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा, वो क्या क्या सीक्रेट करती है? सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स को सीक्रेट करता है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास्ड आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू ये पास हो जाते हैं। द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस थ्रू देयर सरफेस। अच्छा भैया, भाई स्वेट ग्लैंड भी अपनी स्किन के थ्रू भी कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है। कौन कौन से? देखो भाई, स्वेट प्रोड्यूस द स्वेट ग्लैंड आर वाटरी फ्लूइड होते हैं जो कि NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है। NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है। ये क्या? बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन्स और विटामिन एंड ड्रग्स को। ठीक है भाई, इतनी बात रख लो एकदम से। वही बात करें, ये क्या क्या भैया? तो NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है। वही अगर बात करें प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्वेट, क्या भैया? अपनी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट करना, बॉडी को कूल रखना। अच्छा, सीबेसियस ग्लैंड क्या क्या कर सकती है? तो सीबेसियस ग्लैंड स्टेरॉयडल हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स थ्रू सीबम के थ्रू निकालते हैं। और इसके अलावा अपने ऊपर प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग बनाते हैं स्किन के ऊपर। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा ऑल्सो। सलाइवा के थ्रू भी कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है। वहीं अगर बात करें हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्या डिसऑर्डर होते हैं? जैसे कि यूरीमिया क्या होता है? जब किडनी हमारा प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए तो यूरीमिया बोलते हैं। तो किडनी फेलियर हो जाता है तो हीमोडायलिसिस के थ्रू अपन लोग वर्क करते हैं। हीमोडायलिसिस क्या होता है? एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सेलोफियन ट्यूब्स की पाइप्स होती हैं जिसमें ऐसे ब्लड लेके आते हैं आर्टरी से, उसको इसमें छोड़ देते हैं और वो ऐसे घूमते ब्लड इसके अंदर, और बाद में इसको निकाल लेते हैं और एक वेन के थ्रू चढ़ा देते हैं तुम्हारे बॉडी में। तो इसमें पहले अपन लोग मिला देते हैं हिपैरिन ताकि ये ब्लड अंदर कोगुलेट वगैरह ना हो जाए। अच्छा, फिर हिपैरिन मिलाते हैं तो इसमें सारी चीज़ें वो होती हैं, इसके चारों तरफ ऐसा फ्लूइड भर देते हैं जिसमें प्लाज्मा में सारी चीज़ें हो, बस प्लाज्मा का सारा कंटेंट हो टू बस नाइट्रोजन बेस्ड ना हो। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस्ड होगा वो अपने आप ही डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा, तो ये प्योर हो जाएगा। प्योर के बाद में इसको अंदर चढ़ा देता है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बून की तरीके से काम करता है, वरदान हो गया। तो एंटी कोगुलेटिंग हिपैरिन मिलाते हैं जो कि जिसको सेलोफिन ट्यूब में डाल देते हैं। सेलोफिन ट्यूब जो होती हैं उसमें डाल देते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा? जिसका कंपोजिशन बिल्कुल डिट्टू सेम होता है। किसके जैसा होता है? प्लाज्मा, एक्सेप्ट क्या अगर छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर अपन छोड़ दें। ठीक है भैया, इसके अलावा डिट्टू सेम होता है। वहीं अगर बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डाइलिसिंग फ्लूइड। डाइलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट रहता है जिससे कि वो अपने आप ही फ्रीली बाहर चला जाता है। अच्छा भाई, अब इसको बाद में एंटी हिपैरिन मिला के और वापस चढ़ा दिया जाता है। तो ये कई सारे लोगों के लिए बून के तरीके से वरदान जैसे काम करता है। अच्छा, किडनी फेलियर हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए तो भी काम कैसे होता है? तो सुना बात को, अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, अगर रीनल फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, तो अपन लोग कहाँ से किडनी लेंगे? तो अपन लोग बिल्कुल एकदम से पास रिलेटिव, जैसे कि तुम्हारा या तो पहले सबसे पहले देखा जाएगा भाई तुम्हारा कोई अगर ट्विंस है तो उससे लिया जाए, फिर उसके बिल्कुल क्लोज रिलेटेड तुम्हारे बच्चे से या तुम्हारे पेरेंट्स से, ऐसे लोगों से लिया जाता है। तो क्लोज रिलेटेड लेते हैं ताकि मिनिमम इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन हो जाए बाय द इम्यून सिस्टम से कम इसका रिजेक्शन का चांस हो। मॉडर्न क्लिनिकल टेक्निक से क्या हो गया कि भैया सक्सीज इसकी रेट्स बढ़ गई है। अच्छा, रेनियल कैलकुलाई क्या होती है? अगर स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल्स साल्ट ऑक्सिलेट ETC फॉर्म्ड विद इन द किडनी में बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट ऑक्सिलेट ETC फॉर्म्ड विद इन द किडनी। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देंगे। इस प्रकार हमने 100% NCERT कवर कर ली है। एक लाइन और पढ़ देते हैं भैया। आल्सो हेल्प इन मेंटेन तो आयनिक बैलेंस, एसिडिक बेसिक फ्लूइड्स बैलेंस। इसके अलावा भाई ये आल्सो हेल्प इन मेंटेन, मतलब किडनी क्या क्या हेल्प करती है? आयनिक एंड एसिडिक बेसिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन ह्यूमंस। वहीं अगर एक बात और लिखी भाई, यूरिन फॉर्म इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस होता है, तो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के थ्रू। तो इस प्रकार हमने 100% NCERT कवर कर ली। इसके अलावा कुछ भी NCERT नहीं, अगर आप डिट्टू हाईलाइट नोट्स बना लेते हैं तो आपका 100% NCERT हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं।